नमस्कार छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान का आपका कोर्स पूर्ण किया जा चुका था, लेकिन कुछ छात्रों की कुछ समस्याएं थीं जिन्होंने फ़ोन से संपर्क किया और कहा कि सर इसके बारे में कुछ प्रश्नों को स्पष्ट करिए। तो इसी क्रम में बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर में जो प्रथम प्रश्न पत्र है जिसका नाम है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास, इसमें 3 विचारक द्वितीय यूनिट में है हाब्स, लॉक, रूसो। तो छात्रों ने उनका तुलनात्मक अध्ययन जानने की बात की मुझसे, जिसको मैंने अपने नोट्स के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उसी क्रम में एक ये छोटा सा प्रयास आपके सामने प्रस्तुत है। बात कर ली जाए अगर सामाजिक समझौता सिद्धांत की, तो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास में 3 विचारक इस क्रम में आते हैं, हाब्स, लॉक और रूसो। हाब्स, जिसने प्राकृतिक अवस्था के सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक लेवियाथन में 1651 में किया, वहीं लॉक महोदय ने शासन पर 2 निबंध में इसका वर्णन किया और रूसो के द्वारा 1762 में सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक अपने लेख में इसका वर्णन किया गया। अगर तुलनात्मक अध्ययन की बात की जाए तो इनके तुलनात्मक अध्ययन को 12 क्रमों में बांटा जा सकता है। प्रथम क्रम में अगर बात की जाए कि मानव का स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था में मानव किस प्रकार रहता था, किस प्रकार निवास करता था, तीनों के इसमें अपने अपने अलग विचार हैं। तो अगर हाब्स की बात की जाए तो हाब्स ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वार्थी तथा झगड़ालू था, यानी कि मनुष्य आपस में लड़ता और झगड़ता रहता था। वहीं लॉक की अगर प्राकृतिक अवस्था की बात की जाए तो लॉक ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य विवेकशील, तर्क बुद्धि वाला तथा शांति में विश्वास करता था, यानी कि लॉक का जो प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य था वो शांतिपूर्ण व्यवस्था में विश्वास करता था। वहीं अगर रूसो की बात की जाए तो रूसो ने बताया कि उसके मानव का स्वभाव सरल, छल कपट तथा स्वार्थ से दूर था। अगर इसी क्रम में बात कर ली जाए कि प्राकृतिक अवस्था उस समय कैसी थी तीनों की, तो प्राकृतिक अवस्था के बारे में हाब्स ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था कलह और झगड़े की अवस्था थी। मानव जीवन एकांकी, पाशविक तथा पतित था और जीवन असुरक्षित था। किसी का जीवन उस समय सुरक्षित नहीं था। लेकिन लॉक ने अपने प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत बताया कि उस समय की प्राकृतिक अवस्था शांत थी। जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार, जिन अधिकारों की बात के लिए लॉक ने अपने सिद्धांत में रखा, उसने कहा इनकी रक्षा के लिए कोई सरकार की व्यवस्था नहीं थी। वहीं रूसो ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में ये अवस्था आदर्श अवस्था थी। मनुष्य स्वर्गीय आनंद उठाता था और ये युग स्वर्णिम युग हुआ करता था। तुलनात्मक अध्ययन के अगले क्रम में अगर बिंदु उठाया जाए कि प्राकृतिक कानून, क्या उस समय कोई प्राकृतिक कानून था, तो हाब्स ने कहा कि उस समय कोई प्राकृतिक कानून नहीं था। शक्ति का राज था और आत्मरक्षा का नियम प्रचलित था, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए आदमी एक दूसरे के ऊपर प्रहार करता था। लेकिन लॉक ने कहा प्राकृतिक कानून तो था, लेकिन इस प्राकृतिक कानून के पालन करने के लिए कोई पीछे इसके कोई निश्चित शक्ति नहीं थी। वहीं रूसो ने कहा कि प्राकृतिक कानून नहीं था, लेकिन मनुष्य, क्योंकि जैसा कि रूसो ने कहा कि मनुष्य सरल स्वभाव का था, तो मनुष्य अपने हृदय की प्रेरणा से कार्य किया करता था। अगर इसी क्रम में कर लिए जाए आगे की बात कि प्राकृतिक अधिकार क्या क्या प्राप्त थे, तो हाब्स ने कहा कि मनुष्य को उस समय कोई भी प्राकृतिक अधिकार नहीं प्राप्त थे। लेकिन अगर लॉक को देखा जाए तो लॉक ने कहा कि मनुष्य को उस समय 3 अधिकार प्राप्त थे, जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति। और रूसो ने कहा कि सभी समान तथा स्वतंत्र थे। अधिकारों के अंतःकरण की भावना तथा शुद्धि पर ये निर्भर हुआ करते थे। अब अगर अगली बिंदु को देखा जाए तुलनात्मक अध्ययन के तहत कि प्राकृतिक अवस्था आखिर क्यों समाप्त कर ली गई। अगर हाब्स की प्राकृतिक अवस्था को मान लिया जाए, लॉक की मान लिया जाए और रूसो की प्राकृतिक अवस्था का अध्ययन किया जाए, तो आखिर प्राकृतिक अवस्था की समाप्ति का क्या कारण था, तो हाब्स ने कहा कि लड़ाई झगड़ों के कारण जीवन मनुष्य का खतरे में था। इससे छुटकारा पाने के लिए लोगों ने इस अवस्था का अंत कर दिया।
वहीं लाक ने कहा कि कानूनों की रक्षा तथा उसकी व्याख्या के लिए कोई सरकार नहीं थी। उन कानूनों का पालन कौन करवाता, कैसे होता, इसके कारण इन्होंने प्राकृतिक अवस्था का अंत कर दिया। रूसो ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था का अंत इस आधार पर हुआ कि आबादी, कृषि और संपत्ति के झगड़े बढ़ने लगे और इसी कारण इसका अंत करना पड़ा। अब अगर प्राकृतिक अवस्था समाप्त हो गई, अंत हो गया, तो उसके बाद कोई ना कोई समझौता हुआ, तो उस समझौते का आखिर स्वरूप क्या था? तो हाब्स ने कहा जब प्राकृतिक अवस्था का अंत हुआ तो उस समझौते के द्वारा सामाजिक और सरकार की स्थापना हुई। और लाक कहता है कि सामाजिक समझौता दो प्रकार का हुआ लाक के समझौतों में। एक सामाजिक समझौता सामाजिक रहा और एक सामाजिक समझौता राजनीतिक था। पहले समझौते के द्वारा समाज की स्थापना की गई और दूसरे समझौते के माध्यम से राज्य की स्थापना की गई। वहीं रूसो ने कहा कि समझौता एक हुआ और जिसके माध्यम से समाज की स्थापना हुई। अब 7वें बिंदु पर विचार किया जाए कि समझौता करने वाले पक्ष कौन थे। जो सामाजिक समझौता के समय स्थिति थी और उस स्थिति में मनुष्य जिस प्रकार निवास कर रहा था और प्राकृतिक अवस्था का अंत करना पड़ा, तो समझौता करने वाले पक्ष कौन कौन होंगे? तो हाब्स ने कहा कि मनुष्यों ने ये समझौता आपस में मिलकर किया। शासक इस समझौते में कोई पक्षकार नहीं था, बल्कि समझौते के कारण ही शासक का जन्म हुआ। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि समझौते के माध्यम से ही शासक का जन्म हुआ और शासक इसमें कहीं शामिल नहीं था, केवल मनुष्यों ने आपस में मिलकर इसको जन्म दिया। वहीं लाक ने सामाजिक समझौता के पक्ष की अगर बात की जाए तो उसने कहा कि समझौते दो हुए थे। पहले समझौते में आपस में, दूसरा समझौता शासक और समुदाय में हुआ और समझौते में जो बात की गई कि शासक को समझौते की शर्त से बांधना था। वहीं अगर रूसो की बात कर ली जाए, उसने कहा समझौता बराबर वाले में हुआ। अब इसी क्रम में अगर 8वें बिंदु में चलें और 8वें बिंदु के अंतर्गत अधिकारों का सौंपना, यानी कि प्राकृतिक अवस्था में किसको अधिकार सौंपे गए और क्या क्या अधिकार प्राप्त हुए, तो अगर हाब्स की बात कर ली जाए तो हाब्स ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था को समाप्त करते समय मनुष्य ने अपने अधिकार सत्ताधारी, जिसको सर्जन कहा जाता है, को सौंप दिए और राजा सत्ताधारी था। वहीं लाक ने कहा कि दूसरे समझौते के अनुसार लोगों ने अपने सारे अधिकार सरकार को नहीं सौंपे, बल्कि थोड़े अधिकारों को सरकार को सौंपा। और वह भी क्यों सौंपा? वह इस कारण सौंपा कि सरकार लोगों की संपत्ति, जीवन, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा करे। वहीं रूसो ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था को समाप्त करते समय मनुष्य ने अपने अधिकारों को राज सत्ताधारी को सौंप दिया और यह राज सत्ताधारी सामान्य इच्छा थी। अब 9वां बिंदु आता है राज्य और सरकार में अंतर। तो हाब्स का जो सामाजिक समझौता था उसमें राज्य और सरकार में कोई भेद नहीं किया हाब्स ने, जबकि लाक ने राज्य और सरकार के अंदर भेद किया। वहीं रूसो ने भी राज्य और सरकार में अपने भेद को स्पष्ट किया। 10वां बिंदु आता है संप्रभुता का स्वरूप क्या था, यानी कि नेचर ऑफ सर्जेंटी। तो हाब्स में संप्रभु जो है वो राजा है, वह निरंकुश है, वह एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह हो सकता है, ऐसा हाब्स महोदय के द्वारा बताया गया। वहीं अगर लाक की बात कर ली जाए तो उसने कहा कि वह सीमित राजतंत्र, यानी कि लिमिटेड मोनार्ची में विश्वास रखता था। तो उसने कहा कि लोगों ने संप्रभुता को संप्रभु को थोड़े से अधिकार दिए और शेष अधिकारों को अपने पास रख लिया। और उसने कहा कि राजा का परम कर्तव्य है कि वह जनता के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करे। तो इस प्रकार अगर लाक के संप्रभुता के स्वरूप की बात कर ली जाए तो एक बिंदु निकल के स्पष्ट आता है कि लाक राजा को ट्रस्टी मानता है। उसने कहा कि राजा ट्रस्ट का पालन अगर नहीं करता है तो लोगों को उसको सिंहासन से उतारने का अधिकार प्राप्त है। अगर इसी क्रम में रूसो को देखा जाए कि संप्रभुता का उसका स्वरूप क्या था, उसने कहा संप्रभुता वह सामान्य इच्छा को मानता है। उसने कहा कि वह सामान्य इच्छा को संप्रभु मानता है
कि जो कि जनता की वास्तविक और सच्ची इच्छा है, उसने सरकार को संप्रभु का एजेंट माना। अब इसी क्रम में अगर आगे बात करें कि बिंदु 11 और 12, जैसे मैंने बताया कि इनका भेद 12 क्रम में है, 12 बिंदुओं के आधार पर मैंने आकलन करने का प्रयास किया। तो 11वां बिंदु आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकार। तो हाब्स ने कहा कि कानून के अंतर्गत ही सभी व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, कानून के बाहर नहीं। वहीं लॉक ने कहा कि व्यक्ति को वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो उसने राजा को नहीं सौंपे। तो कौन कौन से अधिकार की बात कर रहा है लॉक? लॉक बात कर रहा है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, क्योंकि समझौते की शर्त ही लॉक के सिद्धांत की ये थी कि जीवन, स्वतंत्रता और समझौते की रक्षा के लिए, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए ही समझौता किया गया है और राज्य का निर्माण किया गया है। वहीं अगर रूसो की बात कर ली जाए तो रूसो ने कहा कि व्यक्ति उतना ही स्वतंत्र समझौते के बाद रहता है जितना कि पहले सामान्य इच्छा का व्यक्ति एक अंग है, अतः सामान्य इच्छा व्यक्ति को उतनी ही स्वतंत्रता देती है जितना कि व्यक्ति को चाहिए। यानी कि जितनी स्वतंत्रता व्यक्ति चाहता है, सामान्य इच्छा उसको उतनी ही स्वतंत्रता देती है। अब सामाजिक समझौते के माध्यम से हाब्स, लॉक, रूसो के द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत करके एक सरकार की स्थापना की गई। तो अंत में अगर निष्कर्ष निकाला जाए कि इसका उद्देश्य क्या था, मोटिव क्या था, क्यों प्राकृतिक अवस्था को अंत किया गया और अंत करने के बाद क्या प्राप्त हुआ, तो हाब्स की अगर बात कर ली जाए तो हाब्स का उद्देश्य राजतंत्र की स्थापना करना था। इसके समर्थन में उसने इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी कि हाब्स राजतंत्र का समर्थक था। वहीं अगर लॉक की बात कर ली जाए तो लॉक का उद्देश्य महान क्रांति को सिद्ध करना था जो रिवॉल्यूशन उसके टाइम में हुई थी, अतः उसने सीमित राजतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और अगर रूसो की बात कर ली जाए तो रूसो लोकतंत्र का एक महान समर्थक था और वह निरंकुश राजतंत्र का अंत करना चाहता था, इसलिए उसने लौकिक प्रभुत्व यानी कि पॉपुलर सॉवरेंटी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो छात्रों, अगर इन 12 बिंदुओं को अगर आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो हाब्स, लॉक, रूसो की प्राकृतिक अवस्था का तुलनात्मक अध्ययन हो जाता है और इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्राप्त होते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि हाब्स के मानव का स्वभाव कैसा था, तो आप निसंकोच, अगर आपको ये चार्ट आपके सामने है, आपने इसका बिंदुवार अध्ययन किया है, तो आप कह देंगे हाब्स के मानव का स्वभाव स्वार्थी और झगड़ालू था। और वहीं अगर पूछा जाए कि लॉक के मानव का स्वभाव क्या था, तो आप कह सकते हैं विवेकशील, तर्कशक्ति, बुद्धि तथा शांति में विश्वास करने वाला था। और रूसो के अगर मानव स्वभाव की बात को पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप कह सकते हैं सरल स्वभाव वाला, स्वार्थ से दूर रहने वाला। अगर पुस्तकों के नाम पूछे जाए कि हाब्स ने अपनी किस पुस्तक में और लॉक ने अपनी किस पुस्तक में और रूसो ने किस पुस्तक में इसका वर्णन किया है, तो आपको याद रखना होगा कि हाब्स की 1651 में प्रकाशित लेवियाथन, जिसको शीर्षविहीन राक्षस कहा गया था, और क्लैरेंडन ने जिसको जला दिया गया था। याद रखिएगा, ये कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है यहाँ भी और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चनों में भी कि हाब्स की पुस्तक लेवियाथन को किसने जलाया, इसमें उसका वर्णन किया। लॉक ने शासन पर 2 निबंध जो लेख था उसमें सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वर्णन किया। वहीं रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में 1762 में अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत का वर्णन किया। अब इसी क्रम में एक चीज और याद रखने की है कि कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति को अधिकार प्राप्त थे। तो वो अधिकार थे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार। और फिर ये भी पूछा जाता है कि इन अधिकारों की बात किस चिंतक के द्वारा या विचारक के द्वारा की गई, तो आपको याद रखना होगा कि यह विचारक लॉक था। लॉक ने ही तीनों सिद्धांतों की, तीनों अधिकारों की बात की थी। अब दूसरा प्रश्न यह आता है कि समझौता किसके सामाजिक समझौते सिद्धांत के अंतर्गत 2 पक्षों में होता है, तो वो लॉक है जिसमें समझौता 2 पक्षों में होता है। एक समझौता सामाजिक होता है, एक समझौता राजनीतिक। एक समझौते के माध्यम से समाज की स्थापना यानी कि पहले, और दूसरे के माध्यम से राज्य की स्थापना होती है। अगर इन बिंदुओं को आप याद रखेंगे तो हो सकता है कि इसमें जो
प्राकृतिक अवस्था का तुलनात्मक अध्ययन है, इसके अंतर्गत जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो कुछ प्रश्न आपको हो सकता है परीक्षा में प्राप्त हो। तो उद्देश्य में भी कुछ प्रश्न दिखाई पड़ता है कि हाफ्स के सामाजिक समझौते का उद्देश्य क्या था। तो हाफ्स के सामाजिक समझौते का उद्देश्य आपको याद रखना होगा कि उसका उद्देश्य था राजतंत्र की स्थापना करना। वहीं लाक का उद्देश्य था कि उसके समय में जो क्रांति हुई थी उस क्रांति को सही सिद्ध करने के लिए उसने सीमित राजतंत्र की स्थापना का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और रूसो की बात कर ली जाए तो रूसो लोकतंत्र का महान समर्थक था, वह निरंकुश राजतंत्र का अंत करना चाहता था। अब इसी क्रम में पूछा जाता है कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत किस विचारक के द्वारा दिया गया सामाजिक समझौता सिद्धांत में। तो हमको याद रखना होगा सामाजिक समझौता एक सिद्धांत के अंतर्गत सामान्य इच्छा की अगर बात की गई वो रूसो ने की थी। तो मित्रों, छात्रों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जैसा भी हो इसके बारे में जो भी प्रतिक्रिया हो कृपया मुझे अवश्य सूचित करें। धन्यवाद।